तो आप क्या देखते हैं इससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर? कि पैसे आ गए, चलो ठीक है, अब वापस अपनी पुरानी हरकतों पे चले जाते अब ये जो चार सवा हैं। चार जी अरब डॉलर आ गए हैं और आगे आने की उम्मीद है, तो क्या ये समझते हैं कि आप ये हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारा क्रंच था इस वक्त, उसको कितना फुलफिल कर सकते हैं? जी, जो नेटसॉल की सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 100% फॉरेन है। मतलब उनके सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेनर ही हैं। जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। जिस तरह से आपने देखा कि आईएमएफ के साथ डील कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी खुशियां मनाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से भी, और उसको इन्वेस्टर्स ने किस तरह से पॉजिटिव साइन में लिया। स्पेशली बात करें हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट ने इस वीक के अंदर, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अच्छा मूव साबित हुआ, और एक साल के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 45,000 के जो नफसियाती इंडेक्स लेवल था उसको क्रॉस किया। अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो एक साल में 45,971 का लेवल इसने हाईएस्ट टच किया, और लोएस्ट लेवल जो है वो 38,135 लेवल का देखा। तो हम इस वीक की अगर बात करते हैं, तो इस वीक में हमने देखा कि 860 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया स्टॉक मार्केट में। लास्ट वीक की जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो थी 44,207 का लेवल, और इस वीक की मार्केट की क्लोजिंग है 45,068। गो के फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई उसमें 200 पॉइंट का, 199 पॉइंट का डिक्लाइन जरूर देखने में आया, बट उसके बावजूद मार्केट में एक पॉजिटिव साइन रहा ओवरऑल, जिसमें 860 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई पॉजिटिव साइड में, जिस तरह से 2 अरब डॉलर हमें सऊदी अरेबिया से, 1 अरब डॉलर यूएई से, और 1.2 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो आईएमएफ से मिले। और आगे जिस तरह से हमारी डील आईएमएफ के साथ कंप्लीट हो रही है और पॉजिटिव साइंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनका अमल दखल देखा जा रहा है। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इनफ्लो आया है, कैश फ्लो के मसले काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो गोल्ड की प्राइसेस भी काफ़ी नीचे देखने में आ रही हैं। गो के इस वीक में 2700 रुपये का डिक्लाइन पॉजिटिव साइन देखा। 2,04,000 का लास्ट वीक का एक तोले की प्राइस थी, इस वीक में 2,06,700 रुपये क्लोजिंग हुई। अगर हम डॉलर की बात करते हैं, तो डॉलर में इस वीक में कोई मेजर चेंज नहीं आया। 30 पैसे का इंटरबैंक में अगर हम देखते हैं तो डिक्लाइन ज़रूर विटनेस किया गया। 277 रुपये 60 पैसे का इस वक्त इंटरबैंक में जो है वो डॉलर की रेट है। आज हम बात करेंगे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जब इनफ्लो आ रहा है, जब डॉलर्स की पाकिस्तान के अंदर इनफ्लो अच्छा हो रहा है, कैश फ्लो के जो मसले थे वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो काविशें थी वो काफ़ी रंग ले आई, और आईएमएफ के साथ डील कंप्लीट हुई। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर किस तरह से जो है ना, वो आईटी टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर छोटा सा एक पैकेज है, वो देखते हैं, पैकेज के बाद बात करते हैं। नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को पाकिस्तान में 1996 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर शामिल किया गया। 2005 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का सिंबल कोड NETSOL है। कंपनी मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मुतल्लिका खिदमात की तैयारी और फरोख्त में मसरूफ अमल है। वर्ल्ड IT हब सिलिकॉन वैली के जुनूबी इलाके कैलिफोर्निया कैलाबासिस में वाक़ 1997 से कायम कंपनी नेटसॉल टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड इसकी होल्डिंग कंपनी है। 23 जून को एक गैर मामूली इजलास में कंपनी ने अपना मजाज सरमाया यानी ऑथराइज कैपिटल 25% से बढ़ाकर 1.5 बिलियन रुपए से 2 बिलियन रुपए करने की करारदाद पास की। कंपनी का अदाशुदा सरमाया यानी पेड अप कैपिटल 898 मिलियन रुपए है, जो कि शेयर्स में 8,98,36,923 है, जिसमें से 2,69,51,077 शेयर्स, जो कि कुल शेयर्स का 30% बनते हैं, फ्री फ्लोट में हैं। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स 30 जून 2022 तक कंपनी के पास कुल 89 मिलियन शेयर्स हैं, जो 7,245 शेयर होल्डर्स के पास हैं। नेटसॉल टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड के पास कंपनी के 68% शेयर्स हैं। लोकल जनरल पब्लिक के पास 25.14% शेयर्स हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास कंपनी के 4.11% शेयर्स हैं। डायरेक्टर्स, CEO और उनके शरीक हयात और उनके बच्चों के पास कंपनी में 1.2% हिस्सेस हैं। इसके साथ ही बैंक्स, DFIs और NBFIs के पास 1.18% शेयर्स हैं।
मालियाती कारकर्दगी 2019 में कंपनी की टॉप लाइन में साल ब साल 26% इजाफा कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट NFS एक्सेंट के आलमी निफाज की वजह से हुआ। कंपनी ने 2019 में मकामी और आलमी सतह पर मारूफ ब्लू चिप तंजीमों के साथ मुआहदों को भी हतमी शक्ल दी। NFS एक्सेंट एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी है जो कि ऑटोमोबाइल, आलात और फाइनेंस कंपनियों को बैंकों के साथ अपने कारोबार को आसानी के साथ चलाने के काबिल बनाती है। 2020 में कंपनी की टॉप लाइन साइट सर्विसेज फरोख्त में कमी की वजह से साल ब साल 13% सिकुड़ गई, जो कोविड-19 के मुतालिक लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों की वजह से रुक गई थी। कंपनी ने 2020 में अहम संग मील हासिल किया जब उसे अमरीकी मल्टीनेशनल ऑटोमेकर टेस्ला के साथ NFS एक्सेंट के रिटेल प्लेटफॉर्म को अमेरिका के बाद चीन, हांगकांग, मलेशिया और जर्मनी में तैनात किया गया। 2021 में कंपनी के टॉप लाइन ने साल ब साल मामूली 5% नमू का इजाफा देखा। 2022 कंपनी के लिए सबसे खुशकिस्मत साल साबित हुआ जब टॉप लाइन में साल ब साल 24% इजाफा हुआ। दूसरी तरफ इस साल के दौरान बॉटम लाइन में तेजी से इजाफा देखा गया। टॉप लाइन फरोख्त में इजाफा जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और ताइवान में मुख्तलिफ मकामात पर NFS एक्सेंट के नफाज की वजह से हुआ। खुशकिस्मती का ये सिलसिला 2023 में भी जारी रहा, जिसके तहत कंपनी ने माली साल के पहले 9 माह में अपनी टॉप लाइन में साल ब साल 20% का इजाफा देखा, जो कि आमदनी के तीनों ज़राए लाइसेंसिंग, सर्विसेज और मेंटेनेंस से हासिल हुआ। कंपनी ने माली साल के पहले 9 माह के दौरान अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ अपनी डिजिटल इंटेलिजेंस सिस्टम्स शराकतदारी को भी बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया की एक मारूफ जापानी आलात फाइनेंस कंपनी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जो कंपनी के लिए तारीखी अहमियत रखती है। तवक्को है कि कंपनी आने वाले वक्तों में 20 से 25% बोनस का ऐलान, मजबूत फरोख्त और ज़्यादा मुनाफा पोस्ट कर सकती है। नई जोग्राफियाई मंडियों के साथ साथ अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ शराकत में क्लाउड सर्विसेज समेत नई मसनूआत की पेशकशों में अपने पर फैलाएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से आपने पैकेज देखा, पैकेज के अंदर नेटसोल टेक्नोलॉजी के बारे में जिस तरह से बताया गया कि 1.5 बिलियन रुपीस का इसका पेड अप कैपिटल था, जिसको अभी इन्होंने 2 बिलियन तक लेके चले गए हैं। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे बल्कि जूम वीडियो कॉल के ऊपर मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट जनाब नशीद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सिद्दीक साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो अगेन। इट्स जी ऑलवेज अ प्लेजर। जी, थैंक यू। अच्छा नशीद साहब, इस वक्त मार्केट में बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, स्पेशली अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो डॉलर्स आने के बाद, IMF के साथ डील कंप्लीट होने के बाद, तो आप क्या देखते हैं इससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर? जी, इसका शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट काफी आएगा, जो कि हम देख भी चुके हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा रैली किया है और पिछले 1 डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते मार्केट के लिए बहुत अच्छे गए हैं। मार्केट ने बहुत अरसे बाद जो है 45,000 का लेवल क्रॉस किया, जो कि हम सब ने देखा। और उसके अलावा ये कि हमें ये भी नजर आ रहा है कि प्रीवियसली होता ये था कि हम IMF प्रोग्राम कर लेते थे और IMF की कोई अगर ट्रांच आ जाती थी ना, जैसे IMF के पैसे आ गए, तो फिर ये होता था कि हमें जो रिफॉर्म्स करने होते थे या जो हमें एक्शन लेने होते थे ना, जो IMF बोलता था लेने को, यूजली वो ये किया जाता था कि वो रिवर्स कर देते थे, फिर कि पैसे आ गए, चलो ठीक है, अब वापस अपनी पुरानी हरकतों पे चले जाते हैं। लेकिन इस दफा ये हुआ है कि IMF की पहली ट्रांच आने के बाद भी अभी रिसेंटली जो है वो पावर टैरिफ बढ़ाया है, जो कि IMF की एक रिक्वायरमेंट थी। जो पावर का बेस टैरिफ है, तो वो बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। तो इस वक्त एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि गवर्नमेंट थोड़ी सीरियस है कि जो रिफॉर्म्स या जो एक्शन IMF ने बोले हैं उन पे इम्प्लीमेंट। लेकिन हाँ, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं ये शॉर्ट टर्म है। तो अभी तक भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया फिलहाल जो कि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देगा। यानी कि लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब ये है कि आइंदा हम IMF के प्रोग्राम में ना जाएं या हम आइंदा सस्टेनेबल हो। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हम डिफॉल्ट से बच गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत एक्शन की जरूरत है और बहुत बेहतरी की जरूरत है। नशीद साहब, जिस तरह से आपने लॉन्ग टर्म की बात की, तो पॉलिसीज तो लॉन्ग टर्म ही बनती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जिन हालात से, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म को लेके आप क्या समझते हैं कि ये कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है इसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर, जो कि हम पिछले कितने अरसे से LCs को जो है ना वो स्टॉप किया हुआ था, हमारे पास फंड्स के काफी ज्यादा, कैश फ्लो का काफी ज्यादा मसला था। अब ये जो 4 सवा 4 अरब डॉलर आ गए हैं और आगे आने की उम्मीद है, तो क्या ये समझते हैं कि आप
ये हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारा क्रंच था इस वक्त, उसको कितना फुलफिल कर सकते हैं? अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि ये शॉर्ट टर्म सारे मेजर्स हैं, क्योंकि एलसीज का इशू जो है वो बेसिकली ये है कि अब ऑन द बुक्स तो एलसीज का कोई इशू नहीं, क्योंकि आईएमएफ की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपने अब इंपोर्ट को नहीं रोकना, क्योंकि आईएमएफ जो है वो फ्री ट्रेड पे बिलीफ रखता है। तो आईएमएफ ने कहा है कि अब आपने इंपोर्ट को नहीं रोकना, एलसीज खोलनी है। लेकिन अगेन हमारी लिमिटेशन है कि अगर हमारे पास डॉलर ही नहीं होंगे तो हम एलसीज को कैसे खोल पाएंगे। तो अभी भी यही है कि इन द लॉन्गर टर्म, अगर हम 1 साल 2 साल की बात करें, तो हमारी शॉर्ट टर्म डेट पेमेंट्स इतनी ज्यादा है को हम कन्वर्ट नहीं करते टू लॉन्गर टर्म डेट। हम अगर इस तरह के स्टेप्स नहीं लेते, उसके अलावा फिर अगर हम एक्सपोर्ट्स वगैरह को नहीं बढ़ाते, या रिमिटेंसेज वगैरह को नहीं बढ़ाते, तो जो सर्कुलर डेट वगैरह वाला भी इशू है वो थोड़ा बहुत कर्टेल हुआ है अभी गैस प्राइसेस और ये मेजर्स लेने की वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने हमने इन चीजों के। अच्छा देखें, जैसे हमारी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है ना, सच एज पीआईए हो गया या रेलवेज हो गया या स्टील मिल्स हो गया, ये लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं। तो जब तक हम इनको रिफॉर्म नहीं करते या इनको हम स्क्रैप नहीं करते या इनको हम प्राइवेटाइज नहीं करते, तो तब तक हम लॉन्ग टर्म उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अभी हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स ले लिए, हमने सैलरी क्लास के ऊपर फर्दर टैक्स बढ़ा दिया, तो सैलरीड क्लास को कब तक पीसते रहेंगे? सैलरीड क्लास जो है वो सारी की सारी फिर पढ़ी लिखी सैलरीड क्लास बाहर चली जाएगी। पिछले साल में भी यही हुआ कि बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन। तो जब तक हम सैलरीड क्लास को पीसते रहेंगे और हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, हम एग्रीकल्चरल के ऊपर टैक्सेशन नहीं लेके आएंगे, ये तो हम निश्चित साहब वो एरियाज हैं जिनकी तरफ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिनकी तरफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। बट हमारी गवर्नमेंट की कोई भी इस तरह से अभी फिलहाल नजर नहीं आती कि इस तरह की कोई पॉलिसीज बनाएंगे। सैलरीड क्लास तो हमेशा से पिसती रही है और अभी जिस तरह से उसके ऊपर टैक्स और ऐड कर दिया, तो ये एक अलग से जो है ना वो दूसरा टॉपिक है। लेकिन मैं यहाँ पर बात ये करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर इस वक्त हमारा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार भी है। इससे हम एक्सपोर्ट करके काफ़ी सारे डॉलर्स और काफ़ी सारे फंड्स जो है ना वो हम ला सकते हैं अपने पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ये बड़ा एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज़ की वो कंपनीज हैं उनको वो सर्विसेज नहीं मिलती। इसके ऊपर मैं बात करूँगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। निशी साहब क्वेश्चन मेरा आपने सुन लिया है, इसके ऊपर ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। स्टे ट्यून। जी, तो ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नेटसोल टेक्नोलॉजी की स्पेशली मैंने बात की, इस वक्त आईटी सेक्टर के हवाले से जो मार्केट में एक क्राइसिस थे डॉलर्स के ऊपर, वो अब काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशली हम अगर आज नेटसोल टेक्नोलॉजीज की बात करें, हमारे साथ जूम लाइन के ऊपर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट जनाब नशीद मलिक साहब मौजूद हैं। नशीद साहब, अब आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपके बात। अच्छा निशित साहब, हम बात कर रहे थे कि नेटसोल टेक्नोलॉजीज की अगर बात कीजिए ओवरऑल, अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो कैश फ्लो के मसले थे आईएमएफ के साथ डील कंप्लीट होने के बाद, वो तो काफी हद तक शॉर्ट टर्म सही बट बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेटसोल टेक्नोलॉजी ने जो अभी अपना पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, नेटसोल ने अपना जो पेड अप कैपिटल बढ़ाया है उसके पीछे जो है ना दो तीन रीजन है। एक तो रीजन यही है कि दरमियान में गवर्नमेंट ने वो किया था कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, उसकी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रा टैक्सेशन फेस करनी पड़ेगी। तो ओके। इसी वजह से कंपनीज ने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल रेज किया था रिसेंट पास्ट में, या कुछ ने अनाउंसमेंट की थी और रेज नहीं किया, क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट ने बाद में वो डिसीजन रिवर्स कर दिया था बजट पे। तो उन्होंने इसलिए किया था कि वो या तो बोनस शेयर्स दे पाए, या फिर जो है आ, उसके अलावा फिर ऑब्वियसली इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई फर्दर फंड रेजिंग करनी होगी तो वो भी की जा सकती है। तो ये दो रीजंस थे।
ओके। अभी अगर हम देखते हैं फॉर इसके रिजर्व्स की बात करें हम नेटसोल टेक्नोलॉजीज के, तो इसके रिजर्व्स तकरीबन जो है ना वो कोई 7 बिलियन के करीब हैं, और इसका पेड अप कैपिटल जो था वो 1.5 बिलियन था। तो कोई 4 टाइम के करीब इसका जो है ना वो रिजर्व्स पड़ा हुआ था। तो इससे क्या आप समझते हैं कि जो कंपनी है उसके जो रिजर्व्स इतने रखे हुए हैं, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को किस किस तरह से बोनस और डिविडेंड शेयर दे सकती है, और क्या इसका फ्यूचर आपको क्या नजर आता है इस नेटसोल टेक्नोलॉजीज का? जी, अगर कंपनी ने ऑथराइज्ड पेड अप कैपिटल बढ़ाया है तो ये फ्यूचर में एक ये इंडिकेशन इसका दिया जा सकता है कि बोनस शेयर्स वगैरह का इशू हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये है तो क्योंकि आप कंपनी। जी जी। जी, जी आप जी। क्या समझते हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा इन इस तरह की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? जी बिल्कुल होगा क्योंकि अच्छा, नेटसॉल का ये है कि नेटसॉल के जो बेसिक ऑपरेशंस है ना, उनका ताल्लुक पाकिस्तानी इकोनॉमी या पाकिस्तान से ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ है। क्योंकि ओके। नेटसॉल एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनाता है जो कि एसेट लीजिंग और फाइनेंसिंग वगैरह से रिलेटेड है, कि जो कंपनीज एसेट की फाइनेंसिंग या लीजिंग वगैरह देती है ना, उन कंपनीज के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है। ये उन फंक्शंस को कंपनीज के ऑटोमेट करता है। तो और बेसिकली जो नेटसॉल की सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 100% फॉरेन है। मतलब उनके सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेनर ही हैं। ओके। इन्होंने अपना जर्मनी से बिजनेस स्टार्ट किया था और अब ये सारे एशिया पैसिफिक में ऑपरेट करते हैं। चाइना में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो ऑटो कंपनीज हैं, वो अदर एसेट लीजिंग कंपनीज है, सच एज वो जो जहाज की लीजिंग करती हैं, जहाज की फाइनेंसिंग करती हैं कंपनीज। तो ये इनके क्लाइंट्स हैं। तो ग्लोबली जब हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अभी तो हम सबको ही पता है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी, यूएसए में, यूरोप में, हर जगह ही पॉलिसी रेट हाई है। मतलब ओके। अपने हिस्टोरिकल हाईस के ऊपर चलते हैं। तो जब ये पॉलिसी रेट्स वगैरह नीचे आना शुरू होंगे नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से, 2024 के स्टार्ट से, तो तब नेटसॉल जैसी कंपनीज का की सेल्स और रेवेन्यू वगैरह में फिर से ग्रोथ आना शुरू होगी। क्योंकि कंपनी जाहिर है ग्लोबली कंपनी फिर दोबारा से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स और वो सब शुरू करेंगी जब उनको इंटरेस्ट रेट्स कम पड़ रहे होंगे। तो तब नेटसॉल जैसी कंपनीज की दोबारा सेल्स में ग्रोथ आएगी। अच्छा निश्चित साहब, अभी जिस तरह से पाकिस्तान जी। में फंड्स आए हैं आईएमएफ की तरफ से भी और बाकी दोस्त ममालिक की तरफ से भी, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए की तरफ जाएगा स्टेट बैंक, या आप समझते हैं जो 31 जुलाई को अभी मॉनेटरी पॉलिसी का सेशन होगा तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है जो इस वक्त 22% मौजूद है? आई थिंक मेरा, अगर मेरा ओपिनियन ले तो मेरे ख्याल से होल्ड ही रहेगा इंटरेस्ट रेट, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। क्योंकि अभी आपने जैसे देखा था कि जब हमारी आईएमएफ की एग्रीमेंट फाइनलाइज होनी थी, तो उससे पहले भी गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी मीटिंग करके पॉलिसी रेट 21% से 22% कर दिया था। हम्म। तो वो आईएमएफ की एक रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अभी आईएमएफ ने सारी डील कर ली है। इसका मतलब है कि अभी करंट रेट के ऊपर आईएमएफ मोर और लेस सेटिस्फाइड है। ओके। क्योंकि जो स्टेट बैंक है वो इन्फ्लेशन को वो फॉरवर्ड बेसिस पे देखता है। तो हम्म। जो फॉरवर्ड बेसिस पे इन्फ्लेशन है वो वापस से 21-22% की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अभी अभी 30% के करीब है इन्फ्लेशन। लेकिन 6 महीने, 12 मंथ्स डाउन द लाइन इन्फ्लेशन वापस 20-21% की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो इस केस में जो इंटरेस्ट रेट है वो मोर देन इनफ है इस मोमेंट पे। तो आई थिंक इस मॉनेटरी पॉलिसी में रेट बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं होगा। अच्छा, और मतलब इसको सब्सिक्वेंट। कंसिस्ट कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं आप 22% को? जी जी, 22% पे कंटिन्यू होता हुआ मैं देख रहा हूँ अगली मॉनेटरी पॉलिसी भी। जी। अच्छा, बाकी इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए इस वक्त जो चीजों के रेट पहले ऑलरेडी बढ़ गए थे, अब मार्केट में डॉलर आने के बाद, कैश फ्लो थोड़ा बेहतर होने के बाद, जो लोगों ने घरों में तिजोरियों में डॉलर रखा हुआ था, क्या वो भी मार्केट में आने की कोई एक्सपेक्टेशंस है? कोई उम्मीद लगती है ऐसी, डॉलर का रेट नीचे आएगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ देखा ये गया है कि जो लोग डॉलर वगैरह खरीद के अपनी तिजोरियों में स्टोर करते हैं, वो लोग फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ नहीं आते। मतलब वो बैंक्स में या बैंक्स की तरफ या टी बिल्स की तरफ या इस तरफ नहीं आते। वो लोग अपना पैसा छुपाते हैं क्योंकि वो लोग टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं।
तो हाँ, ये चीज हो सकती है कि वो लोग अपने डॉलर वगैरह बेच के कोई एसेट वगैरह खरीद ले, सच एज गोल्ड या कोई जमीन वगैरह या प्लॉट या घर। लेकिन ये है, हाँ बिल्कुल, तो इससे इम्पैक्ट आ सकता है कि लोग जो है वो अब देखें कि भाई डॉलर का रेट अब पीक आउट हो चुका है, हम्म। अब हम जितनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है कर ले थोड़ी बहुत, इससे पहले कि हमें नुकसान हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो अपने डॉलर बेच के रुपये में कन्वर्ट करके फिर कोई और इन्वेस्टमेंट कर ले उस पैसे। जी, बहुत शुक्रिया निशीद मलिक साहब। टाइम की मेरे पास जी जी शॉर्टेज है। आपने जिस तरह से डिटेल में बताया कि डॉलर नीचे आ सकता है, पाकिस्तानी इकोनॉमी को इस वक्त देखा जाए तो एक इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए एक वैक्सीन आईएमएफ की तरफ से और दोस्त ममालिक की तरफ से मिल गई है। अब ये बूस्टर डोज कितनी देर तक कारआमद रहता है और किस तरह से पाकिस्तान की आवाम और स्पेशली पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट जो है वो इससे फायदा उठा पाते हैं, और जो आईएमएफ के साथ डील्स हुई हैं, किन किन शराइत के ऊपर ये डील कंप्लीट हुई है, क्या उन शराइत को पूरा करेंगे? क्या इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो इन शराइत को पूरा करेगी? ये एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। देखना यह है कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर पूरी दुनिया में आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट करने और उस एग्रीमेंट से जिस तरह से कहते हैं कि पूरा ना करने में पाकिस्तान नंबर 1 पे इस वक्त मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स और जितनी भी हमारी टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड होती रही आईएमएफ के साथ, उसके ऊपर कभी भी हमारी गवर्नमेंट पूरा नहीं उतरती रही और उसके ऊपर कोई ना कोई मसला जरूर खड़ा होता रहा। लेकिन इस वक्त जिन क्राइसिस के बाद आईएमएफ के साथ डील कंप्लीट हुई है, अब देखना यह है कि गवर्नमेंट किस तरह से उसको फुलफिल करती है। तो आज के एपिसोड से इतना ही। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ये प्रोग्राम कारोबारी दस्तक हर इतवार सिर्फ वीनस एचडी पर।